दोस्तों ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभा और समिति के थर्ड लेक्चर को देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर में हमने काफ़ी बातें की हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर सभा और समिति का नहीं देखा है, प्लीज़ आप उसको देख लेना, तभी ये काफ़ी बेटर तरीके से आपको यहाँ पे बातें समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे समिति की, तो आपको बात काफ़ी अच्छे से समझ में आई जाएगी। तो सभा और समिति का फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था, फिर सेकंड लेक्चर में हमने सभा को काफ़ी डिटेल में कवर किया और थर्ड लेक्चर में हम समिति को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर हमें समिति की बात करनी। समिति के अलावा हम कुछ दूसरे टॉपिक्स को भी यहाँ कवर करेंगे, जिससे कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंक्लूड होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको इतना पहले भी मैंने बता दिया है पहले की वीडियोस में ही। सभा और समिति मेनली रूप से हम उत्तर वैदिक काल या आप वैदिक काल कह सकते हो, इस टाइम पीरियड का जो काल था, टाइम था भारत का एंशियंट, बहुत पुराना जो भारत का इतिहास है, उसमें हम सभा और समिति को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा मगध साम्राज्य वगैरह के टाइम पर भी सभा और समितियां कुछ क्षेत्रों में थी, हालांकि उतने व्यापक पैमाने पर नहीं जितना कि उत्तर वैदिक और वैदिक काल में थी। तो हम स्पेशली यहाँ पर जितनी भी बातें कर रहे हैं वो ऋग्वैदिक ग्रंथों के आधार पर कर रहे हैं, या जो वैदिक ग्रंथ हैं, दूसरे जो उस समय के ग्रंथ हैं, उनके आधार पर हम यहाँ पर इनके अर्थ को समझते हैं। समिति जो सम प्लस इति का योग है, जिसका अर्थ एकत्रित होना, अर्थात संपूर्ण समाज के लोग जहाँ एकत्र होते थे। समिति केंद्रीय शासन की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निकाय थी, जिसमें शासक भी सामान्य नागरिक के रूप में सदन में उपस्थित रहता था। देखिए दोस्तों, समिति का जो अर्थ निकलता है वो ये है कि एकत्रित होना, इकट्ठा होना। ठीक है, पूरा जो समाज जब इकट्ठा होता था तो उसको समिति कहा जाता था। ये एक अर्थ है, एक मीनिंग है। समिति जो थी वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निकाय थी, जिसमें शासक भी एक नागरिक के रूप में उपस्थित रहता था। समिति में सभी नागरिक अर्थ सभी लोगों की कार्यवाही होती थी। देखो, समिति में सभी नागरिक का जो अर्थ था वो ये था कि लोगों की कार्यवाही होती थी। जितने भी लोग होते थे वो सभी मिलकर कार्यवाही करते थे समिति के द्वारा। राजा समिति की बैठक में जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए ऋग्वेद के एक मंत्र में निर्देश दिया गया है। समिति का राजा अथवा शासक पूर्ण नियंत्रण होता था। समिति का देखो राजा के ऊपर पूरा नियंत्रण होता था। इस प्रकार राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता था। देखो दोस्तों, यहाँ पर बातें देखो, ऋग्वेद में ना कई सारे मंत्र दिए गए हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं। तो हमें उनमें से एक मंत्र में निर्देश मिलता है कि राजा को ये निर्देश दिया गया था कि उसे समिति की बैठक में भागीदार होना है, उसे समिति की बैठक में शामिल होना है। तो इस तरह जो समिति थी उसका एक अच्छा नियंत्रण होता था राजा के ऊपर। ठीक है, पूरा नियंत्रण होता था राजा के ऊपर, और इस तरह राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता था। समिति उस समय संपूर्ण नागरिकों अर्थात समूची विश्व का मतलब समझ रहे हो? विश्व का मतलब यहाँ पे विश्व नहीं है, विश्व है। विश्व का मतलब एक पूरा राज्य। ठीक है, जैसे ग्राम होते थे छोटे, फिर ग्राम से बड़े गांव, फिर एक पूरा जो राज्य था, साम्राज्य था उस समय, उसे विश्व कहते थे। ठीक है, समिति उस समय संपूर्ण नागरिकों अर्थात पूरा जो विश्व था, पूरा जो नागरिक थे, पूरा जो देश था या राज्य था, उसकी संस्था थी। शासन की कमान भी उसी के हाथों में होती थी। राजा के प्रति समिति की नाराजगी राजा के लिए एक संकट की भांति होती थी। तो शासन की पूरी बागडोर भी किसके हाथ में थी? हकीकत में समिति के ही हाथ में थी। जैसे कि अगर समिति के लोग या समिति के सदस्य जो भी थे, वो अगर राजा से नाराज हो जाएं, समिति अगर नाराज हो जाए राजा से, तो राजा के लिए एक संकट की बात थी। कित एक विचारक हैं, लिखते हैं कि समिति ही वह संस्था थी जहां लोगों की आवश्यकताओं व उनके कार्य संपादित होते थे। समिति की संरचना के विषय में कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अलग अलग ग्रंथों में उल्लेखित साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों के भिन्न मत हैं। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग जो विद्वान हैं वो अलग अलग मत रखते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में हमें अलग अलग थोड़ी बातें समिति के बारे में मिलती हैं। स्पष्ट तौर पर हमें कहीं भी कुछ
स्पष्ट तौर पर कुछ हमें नहीं मिलता। के.पी. जायसवाल जो कि एक बड़े विद्वान माने जाते हैं, हिंदू पॉलिटी से संबंधित बुक के जो किताबें हैं उनके एक बड़े विद्वान माने जाते हैं, जो पुराना इतिहास रहा है उससे संबंधित एक विद्वान है ये के.पी. जायसवाल। ये लिखते हैं कि सभी लोगों को सभा में उपस्थित अथवा सदस्य समझा जाता था। सभी लोग जो सभा में उपस्थित होते थे और उन्हें सभा का सदस्य समझा जाता था, लेकिन जब समिति में विशेष दार्शनिक या अराजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श होगा तो यह संभव नहीं लगता कि सभी व्यक्ति बिना किसी कारण समिति में उपस्थित होंगे। देखो दोस्तों, शॉर्ट में समझो, कुल मिलाकर यहाँ पे के.पी. जायसवाल कह रहे हैं कि जो समिति है, समिति में ये नहीं लगता कि सारे के सारे लोग उसके नागरिकों के तौर पर विचार विमर्श करते होंगे। हालांकि सब एक पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, सब समिति में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन जब कोई विशेष मुद्दा है, कोई अराजनीतिक या कोई अलग कोई विचार विमर्श करना है, तो ऐसा संभव नहीं लगता कि सब लोग एक साथ बैठकर विचार विमर्श करके कोई निर्णय लेते हों। जो प्रमुख लोग होंगे वही इसमें शामिल होते होंगे, ऐसा मानना है के.पी. जायसवाल का। अल्तेकर हैं, ये भी विचारक हैं, पुराने विचारक हैं ये काफ़ी। अल्तेकर ने इस विषय पर लिखा है कि समिति के गठन व संरचना के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। समिति एक सरकारी संस्था थी अथवा गैर सरकारी संस्था, या निर्वाचित थी अथवा मनोनीत। यदि निर्वाचित थी तो उसका आधार क्या था, निर्वाचित वर्ग विशेष के लिए था या सर्वसाधारण के लिए निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल कुछ वर्षों के लिए था या आजीवन। इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखित साक्ष्यों के आधार पर नहीं दिया जा सकता। देखो दोस्तों, यहाँ पर अब अल्तेकर हमें कहते हैं कि अब समिति के बारे में हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते क्या सभी लोग इसके सदस्य होते थे, क्या कुछ लोग इसके सदस्य होते थे, या फिर ये एक सरकारी संस्था थी, क्या ये गैर सरकारी संस्था थी। सरकारी मतलब समझ रहे हैं, जो बिल्कुल राज्य से संबंधित है, राज्य अनुदान वगैरह देता है। गैर सरकारी जिसमें राज्य का अनुदान वगैरह नहीं आता। तो ये ऐसी संस्था थी। इसका चुनाव कैसे होता था, या इसमें कौन कौन भाग लेता था, इसके सदस्यों को कौन चूज़ करता था, तो इसके बारे में कोई स्पष्ट तौर पर बातें नहीं कही जा सकती। ठीक है, स्पष्ट तौर पर हमें कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं मिलते समिति को लेकर। तो यही एक कारण भी है दोस्तों, और ये बिल्कुल सही है। देखो, इसी कारण से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आ रही होंगी। समझ जब आपका क्या है कि देखो, आपको या हम सबको एक डेफिनेट चीज़ों की आदत पड़ रही है कि बिल्कुल एक सही चीज़ हमें पढ़ाई जाए। जैसे कि अभी हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं भारत का, तो वो काफ़ी उसके रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हैं, तो वो काफ़ी ईजी लगता है। तो यहाँ पे यही दिक्कत आ जाती है कि रिसोर्सेज बिल्कुल पुख्ता नहीं हैं तो बहुत सारे प्राचीन भारत में बहुत सारे रिसोर्स हमें मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन बिल्कुल पुख्ता या बिल्कुल साक्ष्य के रूप में एक ही ग्रंथ में सारी बातें लिखी हों, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक ही टॉपिक पर अलग अलग ग्रंथों में कुछ कुछ बातें लिखी हैं जो कि थोड़ी अलग अलग भी हैं, तो इसीलिए काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी स्पष्टता नहीं है। तत्कालीन गणतंत्रों की समितियां, क्योंकि उस समय पे एक तरह से गणतंत्र ही था, तो उस समय की जो समितियां थी उच्च वर्गों की होती थी। इस आधार पर यह संभव है कि राजतंत्र से संबंधित समितियों का गठन भी उच्च वर्गों से संबंधित रही होगी। अब देखिए दोस्तों, उस समय जो गणतंत्र वगैरह थे, तो जो समितियां थी, देखो गणतंत्र भी थे। गणतंत्र आपको याद है, जो बौद्ध या बुद्ध भगवान थे या जो महावीर वगैरह थे, ये क्षत्रिय कबीले के थे, ये क्षत्रिय थे। ठीक है, ये राजा के मतलब राजा के घर से बिलोंग करते थे। लेकिन यहाँ पर जो राजा थे इनके क्षेत्र में, वो कैसे थे, वो कई सारे कबीलों के सरदार मिलकर किसी राजा को चूज़ कर लेते थे, या कई सारे कबीले के जो प्रमुख थे वो मिलकर शासन करते थे। तो उस समय गणतंत्र भी था। बुद्ध वगैरह के टाइम पीरियड की बात की जा रही है, जब हमें चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह दिखते हैं, तो उस टाइम पर भी अगर हम देखें तो गणतंत्र था। तो उस समय की जो गणतंत्र था उसमें जो समितियां वगैरह थी उसमें ऊंचे वर्ग के लोग शामिल होते थे। इस आधार पर ऐसा लगता है, विश्वास है कि जो राजतंत्र वगैरह भी था उस समय भी, उसमें भी उच्च वर्ग के लोग ही शामिल होते होंगे समितियों में। यूनानी नगर राज्यों में, यूनान आप जानते हैं ना, ग्रीस है। ठीक है, यूनान नगर राज्यों की तरह भारत में भी राज्यों का आकार छोटा ही था। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूनानी नगर राज्य बहुत छोटे छोटे थे ना, तो वैसे ही माना जा रहा है कि भारत में भी राज्य जो थे वो छोटे रहे होंगे, ऐसा विश्वास किया जा रहा है। हालांकि हम मगध वगैरह की बात नहीं करें, वो काफ़ी बड़े थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति व परिवार के लोग, योद्धा व विद्वान
लोग समिति के सदस्य रहे होंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, प्रतिष्ठा प्राप्त लोग थे, अच्छे परिवार से थे, अच्छे घराने से थे, योद्धा थे बड़े, कोई विद्वान था, तो वो हो सकता है कि समिति का सदस्य रहा हो। पुरोहित की महत्ता को देखकर लगता है कि वह अवश्य ही समिति के सदस्य रहे होंगे, क्योंकि वैदिक कालीन समाज में युद्ध से अधिक महत्व धर्म व पुरोहित थे। कहीं कहीं उल्लेख है कि ग्रामीण सूतकर और रथकार भी इसके सदस्य होते थे। अब देखो दोस्तों, वैसे ही कहा गया कि स्पष्ट नहीं कह सकते क्या कौन इसके सदस्य हैं, कौन समिति के सदस्य नहीं है, लेकिन जो हमें स्रोत बताते हैं वो कहते हैं कि पुरोहित भी इसके सदस्य होंगे। इनकी इंपॉर्टेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। देखो, प्राचीन काल में धर्म का महत्व बहुत ज़्यादा था। धर्म का यहाँ पे मतलब है एक तरीका लाइफ जीने का, एक कर्तव्य वगैरह से संबंधित बात थी, ड्यूटीज से संबंधित था, एक नैतिकता की भावना से धर्म संबंधित था। और धर्म को एक्सप्लेन कौन करता था? पुरोहित ही तो करते थे। स्पेशली मंत्रियों के द्वारा होता था राजतंत्र में धर्म का व्याख्या, लेकिन वो पुरोहित ही होते थे मैक्सिमम। तो पुरोहितों का, जो ब्राह्मण थे, उनका महत्व बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाई इतने महत्व वाले व्यक्ति को दूर तो नहीं रखा जा सकता समिति से, तो ये तो अवश्य ही कन्फर्म है कि ये तो सदस्य रहे ही होंगे। ठीक है। इसके अलावा कई ग्रंथ ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण लोग थे, जो सूतकर वगैरह थे, जो रथ वगैरह का काम करते थे बनाने वगैरह का, वो भी इसमें काम शामिल होते होंगे। सूतकर मतलब जो कपड़ा वगैरह बनाते हैं वो, तो वो भी इसमें शामिल होते होंगे, ऐसा हमें थोड़ा सा अलग ग्रंथों में देखने को मिलता है। समिति का मुख्य कार्य होता था राजा का चुनाव करना, परंतु चुनाव के नियम क्या होंगे, उसका आधार क्या होगा, और इसका विस्तृत उल्लेख हमें नहीं मिलता। राजा को हटाने अर्थात पदच्युति और निष्कासित, मतलब पद से हटाना और निष्कासित करना, उसे मतलब हटा ही देना, ये भी दोनों का मतलब सेम ही है। राजा को पुनर्निर्वाचित का कार्य भी समिति करती थी। अब देखो, समिति के अगर कार्यों की बात करें तो समिति के प्रमुख कार्य क्या थे? समिति का प्रमुख जो कार्य थे, मुख्य कार्य जो थे, वो ये थे कि राजा का चुनाव करना। ठीक है, सबसे बड़ा कार्य। जो इंसान चुनाव करता है दोस्तों, वो हटा भी सकता है, आप इस बात को समझिए। तो अगर मैं किसी चीज़ को चुनता हूँ तो मैं उसको बाद में हटा भी सकता हूँ, तो ये चीज़ें तो साथ में हैं। तो समिति निष्कासित भी कर सकती थी, पद से हटा भी सकती थी राजा को, और उसको दोबारा से पुनर्निर्वाचित भी कर सकती थी। तो ये समिति के प्रमुख कार्य थे। राजनीति और शासन संबंधी प्रश्नों पर विचार करना, वाद विवाद व सामूहिक मुद्दों पर विचार विमर्श भी समिति में होता था। इस प्रकार वर्तमान संसद की जो भूमिका है, उसके अधिकतर कार्य उस समय समिति के द्वारा किए जाते थे। देखो दोस्तों, समिति और शासन संबंधी जो प्रश्न था, उस पर जो विचार विमर्श होता था, जो वाद विवाद होता था, जो भी उस समय मुद्दे रहे होंगे, सामूहिक मुद्दे वगैरह, उस पर विचार विमर्श समिति में ही होता था। ठीक है, जो प्रमुख बातें थी वो समिति में होती थी। इस प्रकार वर्तमान संसद की जो भूमिका है, संसद जो भूमिका निभाती है, उसके अधिकतर कार्य जो है वो समिति के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, हमने सभा को पढ़ा, लेकिन सभा में हमने इतने कार्य नहीं देखे जितने इसमें हमने देखा। हालांकि सभा को भी हम समझते हैं तो हम उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको भी हम समिति से ही थोड़ा सा, समिति का जो अर्थ है उसको भी हम सभा में ही कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी समिति का ज़्यादा महत्व रहा था। समिति में प्रत्येक सदस्य को बोलने की स्वतंत्रता होती थी, वह अपना विचार व्यक्त कर सकता था। ऋग्वेद में उल्लेखित है, ऋग्वेद में लिखा है, मैं तुम्हारा विचार, मैं तुम्हारी समिति दोनों को स्वीकार करता हूँ। मतलब ये कि विपक्ष में जो भी बोलने वाला व्यक्ति है उसको सम्मान देना। मैं तुम्हारा विचार स्वीकार कर रहा हूँ, ऋग्वेद में ऐसा लिखा है, तो मतलब क्या है कि दूसरे के विचारों को भी सम्मान दिया जा रहा था। और हम देखते भी हैं जब वो मनुस्मृति वगैरह थी ना, तो उसका क्रिटिक जो मनुस्मृति, जो मनु थे, तो मनु को काफ़ी सम्मान मिला है हमारे धर्म ग्रंथों वगैरह में। लेकिन जो शुक्र वगैरह थे, उन्होंने मनु का साफ तौर पर विरोध भी किया है काफ़ी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एंशिएंट इंडिया था, वहाँ पर विरोध करना भी एक लीगल लेजिटिमेसी थी, विरोध भी किया जा सकता था। ये नहीं था कि कोई इंसान सर्वगुण संपन्न है तो वो भगवान है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका विरोध भी होता था। यह संभव है कि समिति धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्य समान रूप से करती होगी। वाद विवाद व विचार विमर्श के द्वारा समिति के सदस्य अन्य सदस्यों को अपने तर्कों द्वारा अपने पक्ष में करना चाहते थे।
तो देखिए दोस्तों, सिंपल है कि वाद विवाद वगैरह होता था, काफ़ी बहस वगैरह होती थी समिति के अंदर, लेकिन फिर भी जो समिति के सदस्य थे विचार विमर्श करते थे, डिबेट वगैरह करते थे और ज़्यादातर सदस्यों को अपने पक्ष में जो कोई भी व्यक्ति लाने की कोशिश करता था। ये कॉमन चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अथर्ववेद में, अब चारों वेदों में से एक वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में लिखा गया है कि समिति में जो सदस्य उपस्थित होते हैं, मैं उनके ज्ञान, प्रतिभा और तेज, यानी कि एक तरह से जो दिमाग है, जो तेजी है दिमाग की, उसको ग्रहण करता हूँ। हे देवेंद्र, मुझे इस विराट सदन का नेता बनाओ। यदि तुम्हारा मन किसी अन्य की ओर चला गया हो, किसी मुद्दे या बात पर बदल गया हो, मैं उस मन को वहाँ से बदलना चाहता हूँ, जिससे वह मन मेरे पक्ष या और मेरे अनुकूल हो जाए। मतलब जैसे जैसे दोस्तों, आज हम संसद में नहीं देखते कि एक व्यक्ति है, कोई एक नेता है एक पार्टी का, मान लो कांग्रेस पार्टी ले लो या कोई बीजेपी का है, तो क्या होगा कि एक नेता अपने पक्ष में लोगों को लाने की कोशिश करता है। वो एक सरकार के प्रति एक मान लो, आज हम कांग्रेस को देख लेते हैं। अब सरकार की कुछ नीतियों को लेकर कांग्रेस ने विरोध करना शुरू किया। अब विरोध को लेकर सरकार ने एक मुद्दा रखा, मतलब इसने, कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा रखा संसद में कि सरकार इस मामले पर चुप है, चीन के साथ जो तनाव है उसके मामले पर सरकार चुप बैठी हुई है, कुछ बता नहीं रही हमें। ऐसा मान लो कांग्रेस पार्टी अगर संसद में कहती है, तो क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे समर्थन में आओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके समर्थन में आने की कोशिश करेंगे, मतलब उसका पक्ष लेंगे। विपक्ष में एक मजबूत पार्टी है। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है, अथर्ववेद में लिखा है कि जो लोग थे समिति वगैरह के, वो ऐसी बातें करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आप मेरे पक्ष में आओ, अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। एक श्लोक लिखा है पूरा का पूरा इस पर, जो आपको यहाँ देख सकते हो कि हे जो लोग हैं वो मेरे पक्ष में आ जाओ, ऐसा साफ साफ तौर पर यहाँ पर श्लोक लिखा है। यहाँ पे मन को लेकर बात की गई है कि मैं उस मन को बदलना चाहता हूँ जो मेरे विरुद्ध है, मैं उसे पक्ष में लाना चाहता हूँ। राजा के कर्तव्य व कार्य के विषय में अथर्ववेद में लिखा है कि ब्राह्मण की संपत्ति को छीनने वाले राजा का सहयोग समिति को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अथर्ववेद में स्पेशली लिखा है ब्राह्मणों के लिए। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि समिति को किसका सहयोग नहीं करना चाहिए? उस राजा का जो ब्राह्मणों की संपत्ति को छीनेगा। देखो दोस्तों, कॉमन है ये बात, हमें स्पष्ट तौर पर, ये लाइन हमें स्पष्ट तौर पर बताती है कि ब्राह्मणों का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा होगा पुरोहितों का समिति में। आप समझ सकते हैं कि देखो, कॉमन सी बात है कि सिर्फ ब्राह्मणों को लेकर ही क्यों बात की गई, क्योंकि हो सकता है कि उनका ज़्यादा प्रभुत्व रहा हो इसमें, स्पष्ट तौर पर दिखाता है ये बात। अथर्ववेद के एक मंत्र में ऐसा लिखा गया है, इसी ग्रंथ में यह भी लिखा गया है कि, तो ये बातें ना अथर्ववेद में लिखी गई हैं, जहाँ पे जो बातें हुई ये अथर्ववेद में लिखी गई। और वैसे एक चीज़ और, कि मैं किसी भी जाति वर्ग को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, ये मैं बस पढ़ाने के उद्देश्य से बोल रहा हूँ, अब गलत मीनिंग ना निकालें, ठीक है? कि एक अच्छा रोल रहा होगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा होगा, ठीक है, ब्राह्मणों का, ये हमें सबूत देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद के एक मंत्र में एक ऐसा लिखा है कि, अथर्ववेद में ऐसा ही लिखा है, इसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि राज्याभिषेक के उपरांत, राज्य अभिषेक के बाद पुरोहित कहता था राजा सिंहासन पर विराजमान हो और समिति उसके प्रति वफादार हो। मतलब यहाँ पे एक पुरोहित एक तरह से शपथ दिला रहा है राजा को कि राजा सिंहासन पर विराजमान हो और वो समिति के प्रति वफादार हो। तो पुरोहित की यहाँ पे महत्ता को हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इससे हमें समिति के महत्व का अंदाजा लगता है कि वो राजा के ऊपर कितना, मतलब समिति का अधिकार था। इससे यह स्पष्ट होता है कि समिति जनता की सभा थी व उसके साथ समन्वय किसी भी शासक के लिए महत्वपूर्ण था। मतलब ये था कि इतना हम समझते हैं कि जो समिति थी वो एक जनता की सभा थी, जनता का प्रमुख अधिकार था समिति में। भले ही बड़े लोग या उच्च वर्ग का अधिकार हो सकता है, लेकिन वो उच्च वर्ग भी जो नीचे के लोग हैं उनकी बातें तो सुनते ही होंगे, ऐसा अंदाजा थोड़ा सा लगाया जाए। तो उस हिसाब से कहा जाए तो ये जनता की सभा थी, और राजा के लिए ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी हो जाता था कि वो समिति को साथ लेकर चले। मतलब राजा ऐसे विचार से बचता होगा जिससे समिति नाराज हो। इस प्रकार पूर्व वैदिक काल में समिति एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली केंद्रीय जनप्रिय संस्था थी। अथर्ववेद में एक स्थान पर वर्णन किया गया है, बताया गया है कि राजा तानाशाह या स्वेच्छाचारी होने का प्रयास भी करता तो समिति उसके अनुसार नहीं रह सकती थी। इसका आशय यह था कि
राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण का कार्य भी समिति करती थी। मतलब ये था कि जैसे तानाशाह होता है ना, हिटलर वगैरह, क्या ये कौन थे? ये तानाशाह थे बड़े बड़े। एक डिक्टेटर होता है तो राजा डिक्टेटर नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि समिति का उस पर नियंत्रण था। जैसे आज हम देखते हैं लोकसभा इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री अगर चाहे कि सारी पावर उसके अभी हाथों में है, लेकिन वो एक लीगल तरीके से है। प्रधानमंत्री को उसके जो एमपी हैं वो उसको हटा सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे कि मैं डिक्टेटर बन जाऊं, तो वो डिक्टेटर बनना चाहे तो आज क्या ऐसा संभव है? संभव नहीं है ऐसा। वो कुछ महीनों के लिए डिक्टेटर बन सकता है, लेकिन फिर एक पूरा का पूरा मतलब कई सारे अनुच्छेद वगैरह लिखे गए संविधान में, कई सारी बातें हुई, संशोधन हुए, जिसके बाद वो डिक्टेटर नहीं बन सकता, एक तानाशाह नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लोकसभा, संसद, उसका एक कड़ा नियंत्रण है। किसके ऊपर? प्रधानमंत्री के ऊपर। या जो अब हम राजा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो समिति का एक कड़ा नियंत्रण होता था राजा के ऊपर, जिससे वो तानाशाह नहीं बन सकता था। तो यहाँ पर हमने समिति को काफ़ी डिटेल में कवर किया। अभी हम और भी बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अभी आप पूरी वीडियो देखें, इंपॉर्टेंट बातें अभी भी हो रही हैं। तो अब हम समझते हैं सभा और समिति के मध्य संबंध क्या था। देखो दोस्तों, उससे पहले एक बात मैं बता दूं, कहीं ना मैं भूल ना जाऊं, पढ़ाते पढ़ाते मैं बहुत सारी बातें आपको, कुछ बातें होती हैं मैं भूल भी जाता हूं। तो अभी मैं एक बात आपको बताना चाह रहा था, बट अभी मैं भूल भी गया था कि क्या बात बतानी थी, इसीलिए मैं अभी बता देता हूं इस बात को। देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड कर लो। जो ये सभा और समिति है ना, ये अभी आप सोचो ना कि अभी मैंने आपको बताया कि राजा पर इसका काफ़ी अच्छा नियंत्रण था। अभी हम टोटली अगर हम सभा समिति की बात करें तो हम कहेंगे कि राजा के ऊपर काफ़ी अच्छा इनका नियंत्रण था। लेकिन एंशियंट इंडिया में तो अशोक का साम्राज्य भी आता है, जिसमें हम देखते हैं कि अशोक काफ़ी शक्तिशाली राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य का भी शासन हम देखते हैं। इसके अलावा बिंदुसार हो गए, जो कि बिंदुसार हो गए, या बिंबिसार, या दूसरे जो शासक थे महापद्मनंद जो शासक थे, जो अशोक से भी पहले के शासक थे, चंद्रगुप्त से भी पहले के जो शासक थे, अगर हम उनकी बात करें तो एंशियंट इंडिया में तो ये प्रमुख रहे हैं। लेकिन भाई ये तो ऐसे राजा थे जो सब कुछ थे। ये इन्होंने कई सारी चीज़ें नैतिक भी की, अनैतिक भी की, इनको कोई किसी ने नहीं रोका, कोई रोक ही नहीं पाया इनको। तो आखिर क्या कारण था? देखो, सभा, मैं बार बार कह रहा हूँ, सभा और समिति का जो मेनली रोल है ना, वो वैदिक काल में है। वैदिक काल में क्या होता है, पहले वीडियोस में भी मैंने समझाया कि वैदिक काल में जो था, राजा इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता था, तो सभा और समिति का उस पर नियंत्रण था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, साम्राज्य बड़े होते गए, बड़े बड़े राज्य स्थापित होते गए, और राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। पहले चुनाव हो रहा था राजा का, लेकिन अब धीरे धीरे वंशानुगत हो गया राजा का बेटा राजा बनने लगा, उसका बेटा फिर राजा, राजकुमार राजा, मतलब क्या था, एक वंश चलने लगा, एक परिवार के ही लोग राजा बनने लगे। तो इसमें राजा की स्थिति लगातार मजबूत होती गई। फिर हम देखते हैं मगध का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित होता है, फिर अशोक आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर गुप्त साम्राज्य वगैरह आता है। तो हम ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पे राजा शक्तिशाली था एंशियंट इंडिया में भी। लेकिन अब आप कंक्लूड कर सकते हो कि सभा और समिति का स्पेशली जो रोल रहा था वो वैदिक काल में रहा था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जब अशोक वगैरह का या मगध साम्राज्य वगैरह हमें दिखाई देता है एंशियंट इंडिया में, तो उस समय तक राजा की जो शक्ति थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सभा और समिति के मध्य क्या संबंध था। ठीक है, क्या रिलेशनशिप इन दोनों के बीच था। अब इनके संबंधों को समझो। इनके बीच जो संबंध थे वो कुछ ऐसे थे। देखो, वैदिक कालीन जनप्रिय प्रातिनिधिक संस्थाएं सभा एवं समिति के मध्य कैसा था, संबंध कैसा था, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। हो सकता है नोट्स में थोड़ा इधर उधर हो जाती हैं बातें, आप समझिए। अब विद्वानों में काफ़ी मतभेद है इनके संबंधों को लेकर। हिलब्रेड एक विद्वान है जिन्होंने लिखा है कि समिति जो एक संस्था थी, एक इंस्टीट्यूशन था, जहां उसका अधिवेशन होता था, उस स्थान को सभा कहा गया है। लेकिन यह विचार मान्य नहीं है। देखो, जो हिलब्रेड है ना, वो कहते हैं कि समिति एक ऐसी संस्था थी, उस स्थान को सभा कहा जाता गया। लेकिन देखो, जहाँ पर अधिवेशन होता था, जहाँ पर समिति की बैठक होती थी, उस स्थान को सभा कहा है हिलब्रेड ने। हालांकि ये मान्यता मान्य नहीं है। लुडविग एक विचारक है। देखो, अंग्रेज विचारक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। लुडविग का कहना है कि समिति निम्नतर भवन है। जो समिति है उसको निम्न भवन बताया है। जैसे कि आप देखते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा, तो राज्यसभा ऊंची है, लोकसभा नीचा सदन है, तो उसी तरह समिति को निम्नतर भवन बताया है, और सभा उच्चतर
भवन है, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा। जो जीमर हैं, ये भी एक विचारक है, इन्होंने सभा को स्थानीय अथवा ग्राम संस्था कहा है और समितियों केंद्रीय निकाय के रूप में वर्णित किया। इन्होंने कहा जो सभा है वो छोटे लेवल की है, जो मतलब छोटे लेवल का मतलब जो आम लोग जिसमें स्पेशली शामिल होते थे, आम जनता, स्थानीय जनता, ग्राम संस्था थी ये एक, और जो समिति है वो केंद्रीय निकाय था, मतलब स्पेशली शासन से संबंधित थी समिति। कीथ का जो कीथ है, बार बार ये बदल जा रहा है, कीथ का मत भी हिलब्रेड जैसा ही है। उन्होंने लिखा है समिति जन समुदायों के कार्य व जरूरत पूर्ण करती थी। जो समिति थी कि वो जन समुदाय का जो कार्य है, जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करती थी। और जो सभा है वो अधिवेशन का स्थान, जहां सभी सदस्य अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। अधिक देखो, इन्होंने भी हिलब्रेड की तरह कहा कि सभा वो स्थान था जहां पर समिति अपनी बैठक करती थी या इकट्ठा होकर निर्णय करती थी। अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि समिति सभा से ऊंची निकाय थी। तो जितने भी विद्वान हैं दोस्तों, मैक्सिमम वो मानते हैं कि जो समिति है ना वो सभा से ऊंची निकाय है। ऊंची मतलब ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। एक बात समझो, यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कि लुडविग ने कहा कि समिति एक निम्नतर भवन है। निम्नतर भवन का मतलब समझो, लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा एक निचला सदन है, नीचे का सदन है। नीचे का सदन का मतलब क्या है? कमज़ोर है? नहीं, शक्तिशाली है। तो यहाँ पर इनका कॉन्टेक्स्ट भी कहने का मतलब है शक्तिशाली भवन था समिति। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये कुछ और बात कह रहे हैं। और यहाँ पर भी डायरेक्टली कहा जा रहा है कि महत्व के हिसाब से ये एक ऊंचा सदन था। कौन था? कई सारे विद्वान मानते हैं कि जो समिति है वो एक ऊंचा सदन था, निकाय से, सॉरी, सभा से एक ऊंचा निकाय था। शासन संबंधी विषयों में उसका महत्व भी अधिक था। उपरोक्त दोनों सदन के गठन, अधिकार, स्वरूप, कार्य कुछ भी रहा हो, परंतु यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में ये शासन प्रशासन पर प्रभाव रखती थी। समिति और सभा दोनों एक संस्था के रूप में इतने महत्वपूर्ण थे कि राजा अथवा शासन का प्रमुख इसकी सलाह को मानने से मना नहीं कर सकता था। मतलब देखो दोस्तों, हाँ, भले ही हमें यहाँ पर दोनों ही सदनों के, चाहे वो सभा हो, समिति हो, उसके गठन के बारे में या उसके स्वरूप के बारे में, अधिकार के बारे में या उसके कार्यों के बारे में स्पष्ट रूप से, बिल्कुल पुख्ता रूप से ज़्यादा जानकारी ना हो, तब भी हम ये स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि जो वैदिक काल था, उस समय जो शासन वगैरह चलाया जाता था, उसमें सभा और समिति का एक बहुत प्रभावी रोल था, एक बहुत प्रभावी भूमिका थी और इनका काफ़ी महत्व था। ठीक है, वैदिक काल में। तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। राजा को सलाह देने के मामले में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। तो यहाँ हमने सभा और समिति के मध्य लगभग संबंध को हल्का हल्का समझ लिया है। हल्का हल्का क्या समझा? इतना ही रिसोर्स है पढ़ने के लिए, इतना ही बहुत है। तो इतना हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझा। जितनी भी बातों को समझ रहे हैं दोस्तों, सारी बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इस प्रकार सभा, लोकसभा और समिति, इस प्रकार लोग सभा और समिति को एक देवीय संस्था के रूप में देखते थे। देवीय संस्था के रूप सभा और समिति राजा की रक्षा करती थी। देखो दोस्तों, यहाँ पे सभा और समिति को थोड़ा देवीय संस्था से भी जोड़ा गया कि देवताओं के द्वारा बनाया गया कोई संस्था है या इंस्टीट्यूशन है। तो सभा और समिति को ऐसे देवीय संस्था के रूप में भी देखते थे। और ये देखना लाजमी है, ऐसा इसलिए क्योंकि राजा को जब एक देवता से जोड़ा जाता था, तो राजा संस्था की बात कैसे मान लेगा भाई? राजा जब एक देवता से जुड़ा हुआ है, राजा, ऐसा माना जाता था। मनु ने एक विचार दिया था प्राचीन समय में कि जो राजा है वो देवताओं के अंशों से बना है, मतलब देवताओं के गुण राजा में होते हैं। आप खुद सोचो, जब राजा में देवताओं के गुण होते हैं तो वो किसी भी ऐरी गैरी संस्था की बात मान लेगा? नहीं ना। तो उसको लेजिटिमेट करने के लिए हो सकता है कि ये जो सभा और समिति है, इसको एक देवीय संस्था कहा गया। देवीय संस्था है तभी तो राजा भी उसके आगे झुकेगा। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है सभा और समिति का। अब हम बात करते हैं आधुनिक जनप्रतिनिधि संस्थाओं से इसकी तुलना करके। आखिर सभा और समिति की अब हम तुलना करने जा रहे हैं आधुनिक जनप्रतिनिधि, यानी कि आज की जो संसद वगैरह हम देखते हैं, चाहे वो हमारी संसद हो या अमेरिका की कांग्रेस हो। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, यूएसए में। तो चाहे कहीं की भी संसद हो, पार्लियामेंट हो, उसको अगर हम देखें, आज के तुलना करें अगर हम समिति से, स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, तो सभा और समिति की कार्य प्रणाली, शक्तियां और भूमिका इत्यादि का आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे संसद, संघ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका व पंचायती राज संस्थाओं से तुलना करने से
यह स्पष्ट है कि सभा और समिति वैदिक काल में जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में विद्यमान थी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम सभा और समिति की तुलना करते हैं आज के लोकतांत्रिक संस्थानों से, आज की जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेटिक, जो आज के आधुनिक इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, जैसे कि संसद हो गई, कोई संघ है, विधायिका है, कार्यपालिका, विधायिका मतलब जो कानून वगैरह बनाती है जैसे कि संसद वगैरह, कार्यपालिका जिसमें सरकार काम करती है पूरी तरह, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी वगैरह। तो अगर हम इन सभी को देखें जो लोकतांत्रिक सरकार के अंग होते हैं, अगर हम उन सभी से तुलना करें सभा और समिति की, तो वैदिक काल में हम कह सकते हैं सभा और समिति जनप्रतिनिधि संस्था थी। ठीक है, एक जनता का प्रतिनिधि करने वाली ये संस्था थी। सर्वप्रथम सभा व समिति की आधुनिक संस्थाओं के साथ समानता को देखा जाए तो संसद की तरह अधिवेशन, वाद विवाद, शासन पर नियंत्रण, शासक का निर्वाचन, उसे पद से हटाया जाना, ठीक है, पद से हटाया जाना और उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रण का कार्य सभा और समिति करती थी। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें सबसे पहले कि तो सभा और समिति पूरी तरह राजा को कंट्रोल करती थी। अब कैसे चुनाव करना है राजा का, उसको उसके ऊपर कैसे नियंत्रण रखना है, ये चीज़ें सभा और समिति मुख्य रूप से करती थी। ठीक है, उसको पद से हटाया जाना, वाद विवाद वगैरह जैसे कि संसद में होता है, तो सारी चीज़ें उसमें कॉमन रूप से हम देखते हैं कि होती थी। जैसे कि आज हम संसद में देखते हैं ना, संसद में ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, जिसके पास ज़्यादा एमपी होंगे उसी को संसद में फिर जिसको बहुमत प्राप्त होगा वही प्रधानमंत्री बनता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि सभा और समिति में भी एक बहुमत होता था, सभी निर्णय करते थे, कई सारी चीज़ों को लेकर वाद विवाद करते थे, राजा या शासक के ऊपर काफ़ी नियंत्रण रखते थे, उसका निर्वाचन भी करते थे, चुनाव भी करते थे, उसे पद से हटाया जाना या कई सारी चीज़ें शामिल थी इनके कार्यों में। उपरोक्त समानताओं के बाद भी बहुत से तथ्य समान नहीं हैं। इसका कारण यह है कि वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक शासन के स्वरूप, सभा समिति के गठन व आकार में कोई समरूपता नहीं थी। सदस्यता के आधार को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। देखो दोस्तों, हमने इतना सारा पढ़ लिया है ना, अब लास्ट का कंक्लूजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा था, आपको कह रहा था कि ज़्यादातर चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, इसीलिए हमें अलग अलग ग्रंथों में जितनी भी चीज़ें हैं हम वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर किसी एक ग्रंथ में हमें सारी बातें नहीं मिलती, लेकिन जब हम कंक्लूज़न देखते हैं तो हम समझते हैं कि जो वैदिक काल था वो एक लंबा काल था, लंबा इतिहास रहा है। उत्तर वैदिक काल एक लंबा टाइम पीरियड रहा है। तो इस लंबे टाइम पीरियड में इसका जो इम्पोर्टेंस था, इसका जो अर्थ था, वो भी तो धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हुआ। इसीलिए अलग अलग विचार सभा और समिति को लेकर शामिल हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं है, पूरी तरह मिलते जुलते जो विचार हैं वो शामिल हैं। तो कई सारी बातें सभा और समिति के बारे में हमें इसलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि इसका एक कारण ये है कि एक लंबा इतिहास रहा है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का एक लंबा इतिहास रहा है। तो इस बीच सभा और समिति के अर्थ में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, इनके स्वरूप में, इनके कार्यों में भी लगातार परिवर्तन आता गया। इसलिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें इनसे संबंधित हमें मिलती हैं। सदस्यता के आधार को लेकर भी अभी स्पष्टता वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कारण यही है कि लंबे समय से शासन काल में सभा और समिति के रोल वगैरह में परिवर्तन आता गया, इसीलिए इसमें हमें एक समानता नहीं देखने को मिलती। एक ऐसी समानता जो लगातार शुरू से अर्थ एंड तक हमें देखने को मिले, वैसी समान अर्थ हमें सभा और समिति को लेकर नहीं मिलते कि हर जगह एक ही जैसा अर्थ इसमें देखने को मिले, है ना। इस ग्रंथ में इसका अर्थ थोड़ा ऐसा है, इस ग्रंथ में थोड़ा इसका अर्थ ऐसा है, तो अलग अलग बातें थोड़ी देखने को मिलती हैं। सभा व समिति किन नियमों से संचालित होती थी, किन किन विषयों तक उनका अधिकार क्षेत्र था, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता। आधुनिक विधि के शासन जैसा कोई प्रावधान नहीं था। राजा ही शासन और न्यायपालिका दोनों का प्रधान होता था। देखो दोस्तों, सभा और समिति कैसे कार्य करती थी या क्या क्या नियम होते थे कार्य करने के, ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। और फिर भी कहा जाए तो जो प्रधान था वो राजा ही होता था। ठीक है, सभा हो गई, समिति हो गई, इसका जो प्रधान था शासन और न्यायपालिका, वो न्यायपालिका का जो मुख्य था वो राजा ही होता था। हालांकि और भी सदस्य थे तो उनकी अलग अलग भूमिका थी और समिति का जो बहुमत था वो राजा को एक चाहिए होता था, लेकिन फिर भी राजा प्रमुख होता था।
जैसे कि हम दरबार में भी देखते हैं कि राजा जब कोई न्याय करते थे तो अपने अपने मत दिया जाता था, जो अलग अलग विद्वान होते थे वो अलग अलग मत देते थे, विचार रखते थे, लेकिन राजा भी प्रमुख था। इस आधार पर देखा जाए तो सभा समिति आधुनिक संस्थाओं से बिल्कुल समान तो नहीं थी। वैदिक काल में जनप्रिय प्रतिनिधि संस्थाओं का होना ही भारतीय शासन के विषय में अति महत्वपूर्ण है। सभा और समिति वैदिक काल के गौरव को दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे जो अभी बातें की कि राजा प्रमुख था फिर भी, तो इस तरह देखें तो सारी बातें आज के टाइम पर हमें मैच होती नहीं दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आज हम प्रधानमंत्री को वैसे प्रमुख कह रहे हैं, लेकिन फिर भी संसद सब कुछ है, संसद सर्वोच्च है अपने मामले में। तो फिर उसी तरह हम देखते हैं कि सभा और समिति के अर्थ में थोड़ा परिवर्तन है। आज हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि आधुनिक संस्था के साथ सभा और समिति पूरी तरह संबंधित है, पूरी तरह संबंधित नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी इतना है कि भारतीय इतिहास में सभा और समिति का होना भारतीय इतिहास के महत्व को दर्शाता है, भारतीय इतिहास में जो वैदिक काल रहा है उसके गौरव को दर्शाता है, ठीक है, उसके गौरव को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से सारी बातों को मतलब हमने समझ लिया है, और उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई कंक्लूज़न की भी ज़रूरत नहीं है, हमने सारी बातें काफ़ी डिटेल में समझ ली हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो को पूरा एक बार थोड़ी देर रेस्ट करें, एक बार दोबारा पूरा देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहली बार होता है कि सारी चीज़ें समझ नहीं आती। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।